हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमित कॉमर्स क्लासेस। और ये वीडियो क्लास 12th के लिए है। इसमें हम लोग हेनरी फेयोल्स के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो एक दो पार्ट में आ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हेनरी फेयोल्स जो थे, इनका जन्म फ्रांस में हुआ था 1841 में। और ये एक माइनिंग इंजीनियरिंग कंपनी में थे, कोल माइनिंग कंपनी में। और इन्होंने, ये क्यों जाने जाते हैं, इन्हें फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी एंड थॉट्स के बारे में जाना जाता है। और इनका कंट्रीब्यूशन क्या था कि इनको क्या कहते हैं, इन्होंने डिफरेंस किया था टेक्निकल स्किल और मैनेजरल स्किल में। और इन्होंने सारे प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शंस बताए थे, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब बताए थे। और 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, जो कि हम डिस्कस करेंगे आसानी से। और ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, तो इसलिए प्लीज़ ध्यान देके सुनिएगा। देखिए, जो सबसे पहले इन्होंने प्रिंसिपल्स दिया, डिवीज़न ऑफ वर्क। तो डिवीज़न ऑफ वर्क क्या होता है, इन्होंने ये बताया कि जो भी एक टास्क दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में सबॉर्डिनेट को, उसको स्मॉल यूनिट में बांट के दिया जाए। मतलब एक काम, पूरा होल काम आप किसी एक पर्सन को ना दे करके उसको छोटे छोटे टास्क में बांट दो। तो इससे इनका कहना था कि इससे कैपेबिलिटी और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से देना चाहिए। जैसे आपकी कैपेबिलिटी जिस काम के लिए अच्छी है वो देना चाहिए, क्वालिफिकेशन आपकी उस हिसाब से, और एक्सपीरियंस भी आपको उस काम का हो। और जब आप उस काम को बार बार करोगे, अगेन एंड अगेन, तो उससे आप क्या हो जाओगे, स्पेशलिस्ट हो जाओगे उस काम में। और इससे क्या होगा, टेक्निकल मैनेजरल स्किल उस जॉब की जो होगी या उस टास्क की जो होगी वो डिवाइड हो जाएगी स्मॉल सेगमेंट्स में। अब एक एग्जांपल भी इसका लीजिए, जैसे फर्नीचर कंपनी कोई है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो वहाँ पर आप टास्क को डिवाइड कर सकते हो कि जैसे एक पर्सन को आपने कटिंग के काम में लगा दिया लकड़ी के, और दूसरे को आपने उसमें क्या कहते हैं पॉलिशिंग करने का काम दिया, तीसरे को आपने फिनिशिंग टच देने का काम किया। तो हर पर्सन को आपने यहाँ डिवाइड कर दिया काम को। तो इससे क्या होगा, उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी और इफ़िशियंसी भी बढ़ेगी, क्योंकि वो रोज़ रोज़ वही काम करेगा। इसी तरह बैंक में आप ले चले जाओ, तो बैंक में जो एम्प्लॉय होते हैं वो आप देखे होंगे कि एक कैशियर पे एक कैश पे बैठता है, एक पासबुक अपडेट की यूनिट पे बैठता है। तो इससे क्या होता है, एक एफडी जनरेट करने की यूनिट पे बैठता है। तो इससे उनके काम में स्पेशलाइजेशन होता है, रोज़ रोज़ वही काम करने से उस काम में वो स्पेशलाइज हो जाते हैं। और स्पेशलाइज होने के बाद क्या इफेक्ट पड़ता है, स्पेशलाइजेशन आ जाता है उस काम में उस बंदे का। और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप दे देते हो, तो उसको उसकी इंटरेस्ट भी उस काम में बनती है और इम्प्रूव इफिशियंसी, और उनकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। जैसे आप कोई भी काम बार बार करो तो वो काम आपका समय कम लेने लगता है। तो ये डिवीज़न ऑफ वर्क है, पहला प्रिंसिपल। अब इसके बाद सेकंड प्रिंसिपल क्या कहता है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन्होंने क्या कहा कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में मिसमैच नहीं होना चाहिए। मीन्स जितनी अथॉरिटी दो उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए, तो कहीं से भी मिसमैच नहीं होगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर आप ज़्यादा अथॉरिटी दोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे, तो पावर्स का मिसयूज़ होगा। और अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दोगे, अथॉरिटी नहीं दोगे, तो वो बंदा काम कर ही नहीं पाएगा ढंग से। फॉर एग्जांपल, आपने दिया किसी प्रोडक्शन यूनिट के मैनेजर को कि हाँ 100 यूनिट बना के आपको दिन भर में देनी है, बट उसको आपने अथॉरिटी नहीं दी कि वो खुद से सामान खरीद सके, वो आपने परचेज डिपार्टमेंट को दिया। तो अब वो ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि अथॉरिटी आपने कहीं और दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दी यूनिट्स बनाने की। तो उसके पास एक्सक्यूज़ देने का चांस बढ़ जाएगा। बट इसी में अगर आपने उसे अथॉरिटी भी दी होती है कि हाँ वो खुद से परचेज कर सकता है 100 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल्स, तो वो ज़्यादा बेटर, अच्छे ढंग से इस काम को कर सकता। अब इसका इफेक्ट होगा क्या कि मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी भी नहीं होगी इस प्रिंसिपल को फॉलो करने से, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी आप दोगे वो बिना डिले के पूरी हो जाएगी। तो ये दूसरा प्रिंसिपल था कि अथॉरिटी जितनी दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी दे दो, ताकि आदमी कोई भी एक्सक्यूज़ ना दे और प्लस अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे। अच्छा, तीसरा प्रिंसिपल इन्होंने कहा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है, आप जनरल जानते हो कि रूल्स रेगुलेशंस ये सब होता है। बट यहाँ पर डिसिप्लिन का मतलब है कमिटमेंट इन द एम्प्लॉय टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप कमिटमेंट रहो। तो फ्योल ने कहा कि सुपीरियर भी डिसिप्लिन रहे इसका प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, और सबॉर्डिनेट भी रहे। मतलब एक क्लियर एग्रीमेंट होना चाहिए सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में। अच्छा, एम्प्लॉइयों को क्या डिसिप्लिन करना है कि ऑनर जितने भी उसको कमिटमेंट दिए जाए वो उसको पूरा करे इफेक्टिवली और इफिशिएंटली। और सुपीरियर भी जो है वो
अपने प्रॉमिस जो भी किया हो कि हाँ आप इतना काम करोगे तो आपका इंक्रीमेंट बढ़ाएंगे, प्रमोशन देंगे, वेज रिवीजन बीच बीच में करते रहेंगे, तो इससे डिसिप्लिन बना रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में और कहीं भी कोलैप्स नहीं होगा। तो इसका इफेक्ट यही है कि सिस्टमैटिक वर्किंग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और एफिशिएंसी बढ़ेगी क्योंकि सबऑर्डिनेट सुपीरियर के बीच अच्छे रिलेशन बनते जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट की बात करते हैं तो यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में कहते हैं कि एक आदमी को एक बॉस से ही ऑर्डर मिलना चाहिए, ना कि 25 बॉस से। अब आप कॉमन सी बात ले लो, जब आप अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो और आपको 4-5 जो भी आपके सुपीरियर हैं, अगर वो सभी ऑर्डर देंगे तो आपके सामने कन्फ्यूज़न होगा कि यार किसकी बात मानी जाए और किसकी नहीं। तो यहाँ पे आपके पास एक्सक्यूज़ देने का चांस बढ़ जाएगा कि नहीं, मैं इसकी बात सुन रहा था, उसके ऑर्डर को पूरा कर रहा था। तो यहाँ पर ये हो बताया गया और क्या कहते हैं कि एक तरह से आपके पास एक्सक्यूज़ बचने का मिल जाएगा। तो ये इनका कहना था कि एक आदमी को एक के बॉस से अगर आपको ऑर्डर मिलेंगे तो वो काम आसानी से पूरा करेगा और उसके पास एक्सक्यूज़ देने के चांस भी कम होंगे। तो ईगो क्लैश भी नहीं होगा, कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा, पॉजिटिव इफेक्ट इसका है और इफ़िशियंसी भी इससे क्या होगी, वर्कर्स की बढ़ेगी। तो ये आपका यूनिटी ऑफ कमांड था। अब अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात अगर आप करते हो तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बताता है कि एक यूनिट एक प्लान होना चाहिए। एक यूनिट एक प्लान होने का मतलब कि सारे ऑर्गेनाइजेशंस का एक गोल होना चाहिए और उस गोल को हमें पूरा करना है। ये प्रिंसिपल अगर अप्लाई हो किया जाता है तो इससे कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बैठता है। ईच डिपार्टमेंट को अपने कॉमन गोल पता होने चाहिए और वो कॉमन गोल किससे लिंक होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल से लिंक होने चाहिए। तो अब जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन कई सारे प्रोडक्ट बनाता है, जैसे कॉस्मेटिक बनाता है, मेडिसिन बनाता है, कन्फेक्शनरी बनाता है, तो हर डिपार्टमेंट वहाँ अलग अलग होंगे, बट इनका एक कॉमन गोल होना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन करवाएं। तो इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन गोल पूरे होंगे, हर डिपार्टमेंट अपने अपने काम को अच्छी ढंग से करेगा और सारे एम्प्लॉई एक डायरेक्शन में चलेंगे, ये नहीं कि अलग अलग थलग भागेंगे। तो ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। तो ये 5 प्रिंसिपल अभी हमने क्लियर किए हैं और अगले पार्ट में हम इसके आगे चलेंगे। 2-3 पार्ट्स में वीडियो हो सकता है, बट आपको डीपली समझना और जहां आपको ना समझ में आए आप अपना कन्फ्यूज़न हमसे पूछ सकते हो। ओके फ्रेंड्स, और अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।